सर्दियों की ठंडी रात दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास तीन मूर्ति भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। मेज की एक तरफ थे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके बगल में आचार्य कृपलानी और मेज की दूसरी तरफ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोविंद बल्लभ पंत सहित अन्य वरिष्ठ नेता। मुद्दा था देश की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी। बैठक में हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर बहस चल रही थी। नेहरू का कहना था दोनों भाषाओं के बीच संतुलन बना रहे, पर पटेल और पंत इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। बहस चल ही रही थी कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत अचानक अपनी कुर्सी से उठे और नेहरू से बोले, भारत को एकजुट रखना है तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना ही होगा। पंत का यह आक्रामक रवैया देख कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहरू भी हक्के बक्के रह गए। सरदार पटेल ने भी पंत की बात का समर्थन किया, लेकिन नेहरू को डर था कि यदि ऐसा किया गया तो देश में भाषा के आधार पर टकराव पैदा हो सकता है। लंबी बहस के बाद आखिरकार गोविंद बल्लभ पंत अपनी जिद से उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को राजकीय कार्यों की भाषा के रूप में स्थापित करने में सफल हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है जय रावत और आप देख रहे हैं thirdpole.live की खास प्रस्तुति हस्ताक्षर, जिसमें आज हम बात करेंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जीवन से जुड़े तमाम अनछुए पहलुओं की और जानेंगे कि देश में भाषा के आधार पर राज्यों का भूगोल बनाने में अहम योगदान देने वाले गोविंद बल्लभ पंत हमेशा से ही उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के विरोध में क्यों खड़े रहे। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इसी तरह के विशेष कार्यक्रम देखने के लिए thirdpole.live को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के पास खूड गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार मूलतः महाराष्ट्र से था, लेकिन कई पीढ़ियों पहले ही उनके पूर्वज उत्तराखंड आकर बस गए थे। बताया जाता है कि पेशवाओं के शासनकाल में जब मराठा साम्राज्य उत्तर भारत में फैल रहा था, तब पंत परिवार के पूर्वज सरकारी कार्यों के लिए उत्तराखंड आए और यहीं बस गए। गोविंद बल्लभ पंत के पिता मनोरथ पंत एक सरकारी कर्मचारी थे और मां गंगा देवी एक धार्मिक महिला थी। मां की धार्मिक पृष्ठभूमि का असर पंत जी के व्यक्तित्व पर पूरे जीवन रहा। पंत जी बचपन से ही बहुत मोटे थे, इसलिए साथी उन्हें ठेकुआ बुलाते थे, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत मेधावी थे। जब गोविंद बल्लभ पंत कक्षा 7 में पढ़ रहे थे तो परिवार ने उनकी शादी गंगा देवी से करवा दी। पर गोविंद बल्लभ पंत का निजी जीवन काफी कष्टकारी रहा। 1909 में पंत जी की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। परिवार के दबाव में 1912 में पंत जी का दूसरा विवाह अल्मोड़ा में हुआ, लेकिन 1914 में बच्चे को जन्म देते हुए उनकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। 1916 में गोविंद बल्लभ पंत ने तीसरी शादी काशीपुर के तारादत्त पांडे की बेटी कला देवी से की। उस समय पंत जी की उम्र करीब 30 साल थी। इस शादी से पंत जी को एक पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। अल्मोड़ा में शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1909 में कानून की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही पंत जी राजनीतिक रैलियों और सभाओं में हिस्सा लेने लगे। वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव पंत पर लिखी अपनी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश में लिखते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत जब बीए फर्स्ट ईयर में थे, तब 1905 में पहली बार बनारस के कांग्रेस के एक कैंप में कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुए। उस कैंप की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। इसके बाद साल 1908 में प्रयाग के कुंभ में कांग्रेस का एक कैंप लगा। उस कैंप में गोविंद बल्लभ पंत ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जोरदार भाषण दिया, जिसमें स्वराज, स्वतंत्रता और ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियों की आलोचना की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन को यह बेहद नागवार गुजरा, जिस पर पंत जी को कॉलेज से निकाल दिया गया और उनके परीक्षा में शामिल होने पर भी पाबंदी लगा दी गई। बाद में उनके कुछ शिक्षकों और पंडित मदन मोहन मालवीय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल पाई। दरअसल गोविंद बल्लभ पंत बचपन से ही अंग्रेजों के दमन के खिलाफ आवाज उठाते रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1910 में पंत जी ने अल्मोड़ा में वकालत शुरू की। कुछ समय बाद वह काशीपुर में प्रैक्टिस करने लगे। देखते ही देखते पंत जी नामी वकीलों में शुमार हो गए। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि गोविंद बल्लभ पंत ने 1925 में हुए काकोरी कांड के आरोपियों का मुकदमा भी लड़ा। वे प्रमुख रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान,
चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ सान्याल सहित अन्य क्रांतिकारियों के वकील रहे। काकोरी कांड में ब्रिटिश सरकार ने 40 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया था और उन पर राजद्रोह और डकैती जैसे कई आरोप लगाए थे। हालांकि ब्रिटिश सरकार की कठोर व भेदभावपूर्ण कानूनों के कारण पंत जी यह मुकदमा हार गए। ब्रिटिश सरकार ने रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को 1927 में फांसी की सजा सुना दी। इस घटना ने पंत जी के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को और मजबूत किया और वे स्वतंत्रता संग्राम में अधिक सक्रिय हो गए। गोविंद बल्लभ पंत का व्यक्तित्व बेहद निडर व स्वाभिमानी किस्म का था। एक बार पंत जी भवाली बाजार में दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी एक अंग्रेज अफसर वहां आया, जिसे देखकर दुकान में बैठे सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन पंत जी आराम से चाय की चुस्कियां लेते रहे। यह देखकर गुस्साए अंग्रेज अफसर ने पंत जी की कुर्सी पर लात मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया। गुस्साए गोविंद बल्लभ पंत ने बेहद कड़क और गुस्सैल लहजे में अंग्रेज अफसर को उसी भाषा में डांट दिया। ये देखकर अंग्रेज अफसर सहित वहां मौजूद बाकी लोग दंग रह गए। तब तक उस अंग्रेज अफसर को यह पता चल चुका था कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध वकील गोविंद बल्लभ पंत हैं। अंग्रेज अफसर तुरंत ही पंत जी से माफी मांगने लगा, लेकिन पंत जी ने अंग्रेज अफसर को कोर्ट में मानहानि का मुकदमा झेलने की चेतावनी दे डाली। मामला बढ़ा तो नैनीताल से अंग्रेज अफसरों ने खुद गोविंद बल्लभ पंत से इस मामले को कोर्ट तक न ले जाने की अपील की, जिसके बाद दोबारा अंग्रेज अफसर ने लिखित में पंत जी से माफी मांगी। उस समय अंग्रेज अफसर द्वारा लिखित माफी मांगने का यह वाकया लखनऊ तक पहुंच गया। इतिहासकार प्रोफेसर अजय रावत बताते हैं कि पंत जी की राजनीतिक यात्रा कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा के विरोध से शुरू हुई, जिसमें स्थानीय लोगों को ब्रिटिश अफसरों का सामान मुफ्त में ढोने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आंदोलन किया और इसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया, जिसके सांगठनिक सचिव पंत जी ही थे। अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट बनाकर स्थानीय लोगों के अधिकार जंगलों पर खत्म कर दिए, जिसके विरोध में 1920 में स्थानीय लोगों ने जंगलों में आग लगाना शुरू कर दिया। लोगों को वनाधिकार कानूनों से हो रही परेशानी पर पंत जी ने 1922 में फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स इन कुमाऊं किताब लिखी, पर अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। गोविंद बल्लभ पंत ने दिसंबर 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। साल 1930 में महात्मा गांधी के दांडी मार्च में गोविंद बल्लभ पंत ने भी हिस्सा लिया था। कुमाऊं से लेकर लखनऊ तक पंत जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन तेज होने लगा, जिस कारण वह साल 1921, 1930, 1932 और 1934 के स्वतंत्रता आंदोलन में 7 सालों तक जेल में रहे। साल 1928 में जब साइमन कमीशन 30 नवंबर को लखनऊ पहुंचा, तो इसके विरोध में कांग्रेस ने एक बड़ी सभा बुलाई, जिसका नेतृत्व खुद जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा चोटें पंडित गोविंद बल्लभ पंत को ही आई, जिस कारण उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई और पूरे जीवन उनके शरीर पर इसका असर पड़ा। 1937 में आज का उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश ब्रिटिश प्रशासनिक क्षेत्र था, जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू की, जिसके बाद संयुक्त प्रांत में 1937 में चुनाव करवाए गए। कांग्रेस ने इसमें जीत हासिल की और गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री, तब जिसे प्रीमियर कहा जाता था, बन गए। इस उपलब्धि से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय उत्तर प्रदेश व देश की राजनीति में गोविंद बल्लभ पंत कितने बड़े कद के नेता रहे होंगे। आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को जब संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, तब भी वे यहाँ के मुख्यमंत्री थे। गढ़वाल की टिहरी रियासत जब भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनी, तो उसकी पहली परेड की सलामी लेने के लिए गोविंद बल्लभ पंत खुद ही नरेंद्र नगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने टिहरी के महान जनता के आंदोलन की सराहना की थी। गोविंद बल्लभ पंत ही थे जिन्होंने आज़ादी के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नैनीताल की तराई में बसाकर इस इलाके को आबाद किया। उन्होंने वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद बेरोजगार हुए सैनिकों और अधिकारियों को भी तराई में खेती के लिए भूमि आवंटित कराने का काम किया। आज उत्तराखंड की तराई के इलाकों में जो कृषि संपन्नता नजर आती है, उसका श्रेय भी गोविंद बल्लभ पंत को ही जाता है। पंत जी के नेतृत्व व प्रशासनिक क्षमता के महात्मा गांधी व पंडित नेहरू भी कायल थे। पंत जी के बारे में प्रसिद्ध था कि वो व्यक्तिवादी व्यक्ति हैं
और जो बात उन्हें सही लगती है उसे लागू करवाने के लिए वह किसी के आगे नहीं झुकते। यही कारण रहा कि फिर चाहे बात हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की हो, देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की हो या फिर जमींदारी उन्मूलन व कृषि सुधारों की, उनके विचारों से जवाहरलाल नेहरू कभी सहमत नहीं रहे। पर पंत जी ने कभी इस बात की परवाह न करते हुए खुलकर नेहरू के सामने अपने विरोध रखे। उनसे जुड़ा एक दिलचस्प वाकया ये भी है कि फैजाबाद में अयोध्या के विवादित बाबरी मस्जिद स्थल पर 1949 में पहली बार जब राम सीता की मूर्ति रखी गई, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ही थे। उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार दबाव के बाद भी अयोध्या से राम लला की मूर्ति हटाने से इनकार कर दिया था। दरअसल नेहरू का मानना था कि इस कारण कश्मीर में भारत की स्थिति पर असर पड़ेगा, पर पंत ने इस बात की परवाह न करते हुए विवादित स्थल पर रखी गई मूर्ति के भोग, आरती व अन्य व्यवस्था के लिए शहर के प्रमुख रईस बाबू प्रियादत्त राम को यहाँ का रिसीवर तैनात करवा दिया। इतनी उपलब्धियों के बावजूद पंत जी का राजनीतिक जीवन कई विवादों से भी घिरा रहा, जिसमें सबसे बड़ा आरोप उन पर यह था कि गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने के हमेशा विरोधी रहे। दरअसल आजादी से पहले से ही उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत से अलग कर नया राज्य बनाए जाने की मांग उठ रही थी। आजादी के बाद यह मांग और तेज हो गई। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। देश में भाषा व संस्कृति की भिन्नता के आधार पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक सहित कई राज्यों के गठन में पंत जी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पर राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों की संस्तुति के बावजूद पंत जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कभी उत्तराखंड को अलग राज्य नहीं बनने दिया। दरअसल गोविंद बल्लभ पंत यदि उत्तराखंड राज्य का समर्थन करते तो उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक जमीन पर इसका नकारात्मक असर पड़ता। गोविंद बल्लभ पंत के बाद उनके बेटे केसी पंत भी उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा से जीतकर संसद पहुंचते रहे। नैनीताल लोकसभा से वह 3 बार सांसद रहे और फिर देश के रक्षा मंत्री बने। गोविंद बल्लभ पंत जी की बहू इला पंत ने भी 1998 में नैनीताल लोकसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के दिग्गज नेता एनडी तिवारी को 15,000 से अधिक वोटों के अंतराल से हरा दिया। इसके बावजूद पंत परिवार ने कभी अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण का खुलकर समर्थन नहीं किया। सरदार पटेल के निधन के बाद गोविंद बल्लभ पंत साल 1955 से 1961 तक देश के गृह मंत्री रहे। उनके गृह मंत्री रहने के दौरान ही भारत रत्न सम्मान की शुरुआत की गई और साल 1957 में अपनी ही सरकार में पंत जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। पर उनके विरोधियों का कहना था कि पंत जी ने खुद को ही भारत रत्न से पुरस्कृत करवा दिया। पंत जी व्यक्तिगत रूप से कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के पक्षधर थे, लेकिन नेहरू के दबाव में वे इस पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपना सके। 1956 में जब जम्मू कश्मीर ने अपना अलग संविधान लागू किया तब पंत ही देश के गृह मंत्री थे, लेकिन पंत जी ने इस पर कोई सख्त रुख नहीं अपनाया और जम्मू कश्मीर में अलग संविधान लागू हो गया। गोविंद बल्लभ पंत का 7 मार्च 1961 को 74 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उस समय वे भारत के गृह मंत्री के पद पर थे। गोविंद बल्लभ पंत हमेशा ही आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक के रूप में याद किए जाएंगे। आपके लिए यह स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे साथी दीपक पुरोहित ने। गोविंद बल्लभ पंत के जीवन पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मुलाकात होगी एक और नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।